साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। देहरादून में वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उपनल कर्मचारियों ने समान वेतन की यहां पे मांग की है। प्रदर्शन के दौरान एक महिला कर्मचारी की मौत भी हो गई। महिला कर्मचारी की ब्रेन हैमरेज से मौत हुई है। मानसिक दबाव का कर्मचारियों ने आरोप लगाया है। किसी और को कुछ हुआ तो जिम्मेदार यहाँ पे प्रशासन होगा। तो देहरादून में नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर कई दिनों से सड़कों पर बैठे उपनल कर्मचारियों का गुस्सा अब और बढ़ चुका है, जहां कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लगातार दिन रात धरने पर बैठी एक महिला उपनल कर्मचारी की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। मानसिक दबाव इतना बढ़ चुका है कि आखिरकार उसकी जान चली गई। वहीं आंदोलनकारियों का यहां पे साफ तौर पे कहना है कि अभी तो एक बहन की मौत हुई है, लेकिन अगर आगे किसी और कर्मचारी को कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने सरकार पर मानसिक और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि न्यायालयों के आदेशों के बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हम कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। दूर दराज से महिलाएं आ रखी है, अपना घर परिवार छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे छोड़कर, यहाँ तक कि कुछ तो अपनी फैमिली को लेके भी हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं। और कुछ टाइम बाद अगर सरकार हमारी सुध बुध नहीं लेती है तो हम अपना पूरा घर परिवार सबके सब यहीं आ जाएंगे। किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बच्चे हैं, उनका स्कूल है, पर बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। और दूर दराज के लोगों को तो ज्यादा ही है। देहरादून लोगों का क्या है, जो देहरादून के लोग हैं वो यहाँ आते हैं, अपना तभी ठीक जैसा है ठीक चल रहा है, पर जो दूर दराज से लोग आए हुए भाई बहन हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, सरकार ने मानसिक शोषण तो कर ही रखा है कर्मचारियों का, चाहे आप कह रहे हैं, आंगनबाड़ी हमारी बहनें हैं, और मैं खासकर अपनी बात करूं उपनल कर्मचारियों की, मानसिक शोषण करने के साथ साथ आज इस शारीरिक प्रताड़ना भी उपनल कर्मी को झेलनी पड़ रही है, जिसका परिणाम आप ये बहन की फोटो देख रहे होंगे, जो निरंतर 10 तारीख से इस संघर्ष के साथी थी और संघर्ष करते करते उसने शहीद हो गई है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता शीतल जोशी के यहां पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं भगत सिंह कोश्यारी ने लोगों से बातचीत की, साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा जसपुर से आना जाना लगा रहता है। कुछ लोगों ने देश की राजनीति को घर के निजी और जातिवाद में बदल दिया है। मेरा जसपुर से आना जाना चलता रहता है। हाँ, हमारे शीतल जी के घर पर आया हूँ, अलग विषय है। बाकी जसपुर तो रास्ता है, उसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। यहाँ से जब भी निकलते कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, चाय पी लिए चल देते हैं। अब आज लोग कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुझे शहर से होके चलना चाहिए, इसलिए शहर से आ गया। पूरा मिलकर है, सब साथी हैं। तो वही रुड़की विकास प्राधिकरण पर सियासी दबाव में काम करने के आरोप एक बार फिर से सामने आए हैं, जहां नारसन ब्लॉक के मंडावली गांव में अधिकांश लोगों के पास भवन निर्माण के नक्शे पास नहीं है। वहीं केंद्रीय कर्मचारी मुकुल कुमार का डबल स्टोरी नक्शा पास होने के बाद भी उन्होंने केवल सिंगल स्टोरी मकान बनाया है। इसके बाद भी विभाग की टीमें हर दूसरे दिन मौके पर पहुंचकर उनके मकान की नपाई करती रहती हैं। जब अधिकारियों ने इस कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा तो वे मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। वहीं मकान मालिक के भाई का यहाँ पे कहना है कि एक तरफ उनके भाई देश की सेवा में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों की साजिश के चलते विभाग के अधिकारी लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास मकान से संबंधित सभी आवश्यक कागजात मौजूद हैं और कंपाउंड की फाइल भी HRDA को भेज चुकी है। HRD की टीम कई दिन पहले भी आई थी और 7वें महीने में हमने नक्शा पास करा लिया था यहाँ पे। फिर कंपाउंड की फाइल डाल ली गई, कंपाउंड की फाइल उन्होंने रोक दी हमारी। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट वालों ने ऑर्डर दिया कमिश्नर को, कमिश्नर ने ऑर्डर दिया इनको। ये कई दिन से फिर परेशान कर रहे थे।
लेकिन आज हमने अपने आर्किटेक्ट को सामने बुला करके एक एक इंच एक एक पॉइंट सब उनकी तसल्ली करा दी है, और उसके बाद भी ये नक्शा पास ना करे तो जिम्मेदारी इनकी है। और इस गांव के अंदर पहली बार हमने नक्शा पास कराया, और दोनों गांव के अंदर एक भी आदमी ने आज तक नक्शा पास नहीं करा है, ना नक्शे की कोई कार्रवाई करी है। तो वहीं बाजपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। बता दें कि उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से जुड़ी आंगनबाड़ी कर्मचारी बाजपुर के तहसील परिसर में एकत्र हुए, जहां आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने सरकार से आंगनबाड़ी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने और 800 रुपए प्रतिदिन वेतन देने, खाली सुपरवाइजर के पद पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों का प्रमोशन करने, सेवानिवृत्त होने पर पेंशन देने, फेस कैप्चर प्रणाली को बंद किए जाने की मांग की। हम लोग का मांग है कि हमें राजस्व घोषित किया जाए और प्रतिदिन हमारे 800 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हमें दिया जाए, जिससे हम अपना गुजर बसर कर सकें। और दूसरी मांग हमारी है कि हमें रिटायरमेंट होने पे हम लोगों को एक मुफ्त धनराशि दी जाए, जिससे हमें अपना जो आगे का जीवन है हम सही से चला सकें। और हम लोग को जैसे इतना डिपार्टमेंट का काम देते हैं, ये देते हैं, उस हिसाब से हमारी सैलरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें सभी जगह जाना होता है, सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी छोड़ के इधर उधर जाते हैं और सभी लोगों को ये कार्य करना ही होता है, क्योंकि फिर ऊपर से ऑर्डर होते हैं कि हमें हमारी सैलरी काट दी जाएगी। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने गांधी पार्क में धरना दिया। दरअसल ये धरना साल 2017 से लगातार प्रत्येक मंगलवार को गांधी पार्क में दिया जाता है। धरना दे रहे लोगों का यहां पे साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार अल्मोड़ा से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त कर इसका शासनादेश जारी नहीं कर देती, धरना ऐसे ही जारी रहेगा। हमारी मांग यही है कि पहाड़ पर जो भी नियम लगाए जाएं वो पहाड़ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की आर्थिक सामाजिक स्थिति को देख करके ही निर्धारित किए जाएं। सरकार ने मैदान के नियमों को यहाँ पर थोप दिया है, जिसका जो है रामनगर में भी जिसका विरोध हो रहा है, और ये आपका कई जगहों पर इसका विरोध चल रहा है। अब लेकिन सरकार का रवैया जो है वो इतना ख़राब हो गया है। देखिए, चौखुटिया में स्वास्थ्य से मांगों को लेकर के विशाल धरना चल रहा है। कई सैकड़ों गांवों के लोग जो है वहां पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार दुख का विषय है कि इतना धरना प्रदर्शन होने के बावजूद भी राज्य सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। विकास प्राधिकरण के गठन होने के बाद से अल्मोड़ा में या इसके इर्द गिर्द शहर इलाके में लोगों को भवन निर्माण करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और विकास प्राधिकरण के कार्यालय में अपनी फाइल पास कराने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द विकास प्राधिकरण को समाप्त किया जाए, जिससे जनता राहत की। अल्मोड़ा जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने लक्ष्मेश्वर वार्ड का भ्रमण किया और नाला निर्माण के दौरान टूटे रास्ते के तुरंत निर्माण के आदेश दिए। बता दें कि पिछले 3 लक्ष्मेश्वर वार्ड के निवासी जिलाधिकारी के पास गए थे और ज्ञापन के जरिए ये कहा गया कि नाला निर्माण के दौरान रास्ता टूट चुका है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद जिलाधिकारी ने खुद वार्ड का भ्रमण किया और अधिकारियों को रास्ते के निर्माण के लिए दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मार्ग में रेलिंग निर्माण और नाले की सफाई के भी आदेश दिए गए। वो जो नाले हैं उधर लोग वॉकिंग पहले चल के नीचे भी जाते थे, तो नाला चौड़ीकरण करना तो ठीक है, एक बात है, बट लेकिन उसकी यूटिलिटी हमें ज़ीरो नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ में नॉर्मली देखा जाता है सीढ़ियों से चढ़ के हम डिस्टेंस अपना कम करते हैं, रोड से तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। तो अभी जो थी वो हाइट इनकी बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा रिस्की भी है, ये थोड़ा नहीं काफ़ी रिस्की है कि अगर बरसात होए तो किसी का पैर भी स्लिप हो सकता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि इनको बोल दिया गया रेलिंग भी लगा देंगे और जो कागज़ों में जितनी ज़मीन है उतना ये रास्ता बना देंगे उसके ऊपर। दूसरा, नाले की जो सफाई से रिलेटेड बात करी है, जो इनको आगे कनेक्ट करना है, वो NH रानीखेत डिवीज़न है वो कर रहा है।
तो तब तक ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। 27 तारीख को एक बार इसका दोबारा निरीक्षण करके और उनके साथ भी मीटिंग करके वो वाला काम भी हम स्टार्ट करवा देंगे। तो नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे होने पर SSJU के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए समाज को एक बड़ा संदेश दिया गया। स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक भी किया। नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे के खिलाफ प्रस्तुति दी गई। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे होने पर सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया और इन कार्यक्रमों के जरिए समाज को एक बड़ा संदेश भी दिया गया कि नशा जीवन के लिए बेहद हानिकारक है। बता दें कि इस कार्यक्रम में कई विद्यालयों के दर्जनों स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से नशे के खिलाफ अपनी प्रस्तुति दी और ये कार्यक्रम जिला प्रशासन ने आयोजित किया। तो SSJU विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से नशा के खिलाफ ये बड़ा संदेश दिया गया। ये 5 वर्ष केवल गिनती के नहीं थे, इसमें अदम्य साहस, उत्साह और उज्ज्वलता की कामना को लेकर ये 5 वर्ष बीते हैं, जिसमें हजारों लोगों को नशे से मुक्त कराने की कोशिश की गई। तो ये सफलता को उसके जन्मोदय के रूप में, उसके जन्मोत्सव के रूप में हम आज मना रहे हैं और ये कार्यक्रम हर जनपद में, देश के हर कोने कोने में फैला हुआ कार्यक्रम है, क्योंकि हर बच्चा जो देश का नागरिक है, जिसके हाथों में उज्जवल भविष्य होना है, सुरक्षित भविष्य होना, अगर वो नशे में लिप्त हो जाता है तो देश का भविष्य क्या होगा, ये हम सोच सकते हैं। आज जो 5 साल पूरे हो रहे इसमें का उत्सव जो मना रहे हैं, नशा एक विषैली चीज़ है जो बच्चों के लिए आगे जाके उसके शरीर का और समाज का बड़ा जो है, जो आज हमारा उत्सव जो मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, ये बहुत अच्छा और सफल बनाया जा रहा है कि बच्चे अपने संस्कार सीखें, अपना भविष्य बनाए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए जो आज ये मुहैया जो छोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने, उनका मैं धन्यवाद देती हूँ कि बच्चों के लिए वो जागरूक रहे और बच्चे आगे सफल रहे, उनका उज्जवल भविष्य और वे वैभवशाली रहे। पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है। समाज में आवश्यकता है इस समय अपने युवाओं को नशे के जो कुप्रभाव हमारे समाज में पड़ रहे हैं उसके प्रति जागरूक करने के लिए, और इसी संबंध में हम अपने विद्यालय से बच्चों का एक नुक्कड़ नाटक लेकर के आए हैं। बच्चों को अगर हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे भी धीरे धीरे अपने जीवन में उन सभी आदतों को उतारते हैं, और जब ये युवा वर्ग इन सब चीज़ों के लिए अवेयर हो जाएगा तो निश्चित ही भविष्य में वो लोग इस तरह की बुरी आदतों से दूर रहेंगे। देहरादून के पचवादून क्षेत्र से सटे आरक्षित टिमली जंगल से पर्यावरण प्रेमियों के लिए राहत और खुशी भरी खबर आई है। उत्तर भारत में हाथियों के सुरक्षित ठिकाने के रूप में उत्तराखंड तेजी से उभर रहा है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कुल 22,446 हाथी है, जिनमें से 1,792 हाथी उत्तराखंड में मौजूद है। उधर टिमली जंगल में बढ़ती संख्या से वन विभाग उत्साहित जरूर है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ गई है। हाथी आबादी वाले क्षेत्रों में ना घुसे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे, इसके लिए विभाग ने टीमें तैयार कर दी है। जंगल को जोनों में बांटकर दिन रात गश्त बढ़ा दी गई है। इस बार हाथियों की संख्या में बीते सालों की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब जंगल में करीब 40 हाथी देखे जा रहे हैं, जिनमें कई छोटे हाथी भी शामिल हैं। मौजूदगी इस वक्त कालसी वन प्रभाग के टिमली रेंज क्षेत्र में है, जहां पर पचवादून के टिमली जंगल में हाथियों की बढ़ती हुई संख्या को लेकर वन विभाग में खुशी की खबर है। अब उनकी सुरक्षा और मानव वन्य जीव सामंजस्य बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है। हाथियों की बढ़ती हुई संख्या में इजाफा होना यह इस बात का संकेत दे रहा है कि यह जंगल हाथियों के प्रजनन के लिए सुरक्षित बन रहा है। यही वजह है कि वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है और अलग अलग जोन और टीमें बनाकर टीम तैनात कर दी गई है। उधर ग्रामीण भी खुश तो है, लेकिन अपनी फसलों का नुकसान का डर बना हुआ है, जिसके लिए ग्रामीण पुख्ता इंतजाम की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर
जंगल भी महफूज रहे और इंसान भी। इसी संतुलन को बनाए रखना अब वन विभाग की प्राथमिकता है। टिमली रेंज से अमित रावत, न्यूज़। उत्तराखंड में एक बार फिर पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति का तापमान बढ़ चुका है, जहां रुड़की में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने तीखे शब्दों में कहा कि पूरा उत्तराखंड हमारा है, पहाड़ भी और मैदान भी। उन्होंने हरिद्वार का पानी रोकने जैसी बयानबाजी को राज्य की भावना के खिलाफ बताते हुए कहा कि हरिद्वार ने भी राज्य आंदोलन में पहाड़ी जिलों की तरह ही संघर्ष किया था। उनका कहना है कि कुछ लोग हरिद्वार के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, जबकि हरिद्वार उत्तराखंड की आत्मा है और यहाँ के लोगों ने भी आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। खटीमा के तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने जिला अधिकारी के आदेश अनुसार सीएससी सेंटर में हो रही अनियमितता को लेकर तहसील क्षेत्र में और खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित सीएससी सेंटरों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें तहसीलदार वीरेंद्र सजवान का कहना था कि उसमें से कुछ सीएससी सेंटर बंद पाए गए। कुछ सीएससी सेंटर की आईडी जिस स्थान की बनी है उस स्थान पर सीएससी सेंटर ना खुलकर अन्य जगह खोला गया है और उत्तराखंड सरकार ने सीएससी सेंटर का 3 साल का स्थायी प्रमाण पत्र जो बनाया है उसका निरीक्षण किया जाना है। अगर इस प्रकार से कोई गड़बड़ी पाई गई तो उसे सीएससी सेंटर पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएससी सेंटर को निर्देशित किया गया है कि जिस स्थान की आईडी है उसी स्थान पर अपना केंद्र खोले। 3 साल के जो जितने भी अस्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है उसके संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। इसलिए आज शहर के बहुत से सेंटरों में और तहसील में जो राजनवीस जो सीएससी सेंटर है उनका निरीक्षण किया गया। उनसे क्या गया, एक तो नंबर 1 बात यह है कि जिनकी आईडी जिस एड्रेस की वो वहीं से सीएससी का संचालन करें, अन्यथा लाइसेंस निरस्त करने के लिए उनको भेज दिया जाएगा। और दूसरे जो ये गड़बड़ी करते हैं कि एड्रेस में या नाम पते में, उसके लिए भी उनको सख्त निर्देशित किया गया कि यदि ऐसी कोई गलती पकड़ में आएगी तो सीएससी सेंटर निरस्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी और जो भी गलत कार्य है उसके लिए मुकदमा दर्ज होगा। लोहाघाट ब्लॉक की मंगौली में पिछले बुधवार को आदमखोर गुलदार के हमले में ग्रामीण की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं घटना को 1 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इसके बाद भी वन विभाग अब तक गुलदार को ना तो पकड़ पाया और ना ही उसकी कोई तस्वीर ट्रैप कैमरों में कैद हो सके, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग गुलदार को तत्काल आदमखोर घोषित कर गोली मारने की मांग कर रहे हैं। वहीं मंगोली के प्रधान रमेश राम ने बताया कि दहशत के कारण कई जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, जबकि महिलाएं मवेशियों के लिए चारा पत्ती लाने जंगल जाना पूरी तरह से बंद कर चुकी है। वन विभाग के रेंजर ने कहा कि लगातार गुलदार को पकड़ने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, हम जल्द ही उसे पकड़ने में सफल होंगे। तो वही खबर उत्तराखंड के रुड़की से है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडलाना में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान नत्थू खेड़ी गांव निवासी के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद से इलाके में भारी आक्रोश बना हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने पर हरिद्वार में ऋषिकुल महाविद्यालय ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने युवाओं से नशे से दूर रहने और जागरूक समाज बनाने की अपील की। बता दें कि समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम का ये बड़ा आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मदन कौशिक, मेयर और मुख्य विकास अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही विधायक मदन कौशिक ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान विकास तिवारी, हीरा सिंह बिष्ट, ललित रावत समेत कई जनप्रतिनिधि और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया और यहाँ नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत सभी ने शपथ ली और सभी को एक संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पढ़कर सुनाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को सभी ने अपने मन और भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा यहाँ पर ली है। नशा मुक्ति भारत अभियान का 5 वर्ष जो है सफलतापूर्वक पूर्ण हो रहा है
इसके उपलक्ष्य में पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक शपथ ग्रहण का आयोजन किया जा रहा है। उस क्रम में हरिद्वार में भी हमने शपथ ग्रहण का आयोजन किया है। नैनीताल 184वां जन्मदिन मना रहा है। मल्लीताल DSA मैदान में नैनीताल का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया और 18 नवंबर 1841 को अंग्रेज व्यापारी P. बैरन यहां पहुंचे थे और नैनीताल के सौंदर्य से प्रभावित होकर इसे दुनिया की नजरों में लाए। बता दें कि अंग्रेज व्यापारी के आगमन की तारीख को ही नैनीताल के जन्मदिन के रूप में याद किया जाता है। हालांकि उस समय कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल 20 साल पहले ही नैनीताल आ चुके थे, लेकिन नैनीताल की आबो हवा और झील की नैसर्गिक सौंदर्य बना रहे, इसलिए ट्रेल ने इसका प्रचार नहीं किया। नैनी झील इस शहर का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सैलानी आकर खूब लुत्फ उठाते हैं। इतिहास तो वैसे बहुत पुराना है, वैदिक काल से और पौराणिक काल से नैनीताल बहुत प्रसिद्ध रहा है। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में जो हमारी आधुनिक प्रशासक है, आधुनिक जो यहाँ पर विकास है, वह 1841 में P. बैरन नाम के एक अंग्रेज व्यापारी के द्वारा यहाँ पर जमीन को एक्वायर करके यहाँ पर बसासत प्रारंभ की, क्योंकि उसकी प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत ज्यादा अभिभूत थे। विकासनगर से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां परियोजना क्षेत्र जुड़ो डेम के पास से गुजरते हुए एक लोडर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में जिस समय हादसा हुआ वहां पे वाहन में 2 लोग सवार थे, जिनमें से वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर SDRF की टीम पहुंचती है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर खाई से मृतक ड्राइवर और घायल व्यक्ति को बाहर निकाला गया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी देहरादून के राज प्लाजा में मोबाइल शॉप में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से लाखों के मोबाइल जलकर खाक हो चुके हैं। वहीं आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो मोबाइल शॉप में भीषण आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन लाखों रुपए का यहां पे नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे भीषण आग लगती है तो लाखों रुपए के जो मोबाइल फोन्स थे वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, मोबाइल शॉप में भीषण आग लगी। जैसे ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना मिलती है, मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचती है और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन लाखों रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ है, क्योंकि मोबाइल शॉप में लाखों रुपए के मोबाइल फोन रखे हुए थे और ये पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। तो यहाँ पे मोबाइल शॉप के जो मालिक है उसको काफी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर पहुंचती है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आग को बुझाने का काम भी किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जैसे ही आग लगती है माहौल जो है अफरा तफरी का बन जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तो वही जैसे ही मोबाइल शॉप के मालिक को इसकी सूचना मिलती है, मौके पर पहुंचता है। हालांकि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग किन कारणों से लगी है इसका पता लगाया जा रहा है। हालांकि ये कारण सामने आया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। तो वहीं लाखों रुपए का जो फोन्स है वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।